हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे एक बार बता दीजिए आप सब कैसे हैं। और आज का क्लास तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग क्या चालू कर रहे हैं। आज हम लोग चालू कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए टॉप, यहाँ पे देखिए टॉप 100 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ आप देख लीजिए टॉप 100 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ आप देखिए जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम लोग चालू करने वाले हैं 12th का फिजिक्स। यहाँ आप देखिए फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग चालू करने वाले हैं 12th का फिजिक्स। तो सभी बच्चे एक बार शेयर कीजिए वीडियो को, दोस्त साथी जितने भी हैं सबको बुलाइए, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ज़्यादा खास, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाइए। सभी बच्चे एक बार बता दीजिए आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी बढ़िया है कि नहीं है। और ये जो क्वेश्चन होगा बाबू, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा, तो सभी बच्चों को एक एक क्वेश्चन याद कर लेना है। तो सभी बच्चे रेडी हैं, एक बार बताइए रेडी हैं आप सब। तो चलिए यहाँ आप देख लीजिए, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। तो सभी बच्चे फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कीजिए। लाइक नहीं किए, लाइक तो आपको करना पड़ेगा, सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। और देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पर मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको क्या करेंगे, ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आप सब रेडी हैं, एक बार बताइए। ये क्लास जो क्रैश कोर्स है, यानी कहने का मतलब ये है सब्जेक्टिव का, यानी टोटल 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जाएगा मात्र 1 से 2 क्लास में, 2 से 3 क्लास में। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का एकदम यहाँ पे क्या होगा, आपका टेंशन पूरा खत्म हो जाएगा। जितना भी शॉर्ट आएगा इसी में से आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे आपको एक्सप्लेन मतलब डिफिनीशन दिया जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, समझ लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए बाबू बिना किसी देरी के हम लोग एक एक क्वेश्चन को पहले सोल्व करते हैं, बताते हैं। पहला जो हमारा यहाँ आप देखिए गेस क्वेश्चन का पहला यहाँ आप देख लीजिए, क्या पहला जो आया है क्वेश्चन की, क्यूरी ताप क्या होता है। क्यूरी ताप आखिर क्या होता है, क्यूरी ताप क्या होता है। तो देखिए क्यूरी ताप क्या होता है, तो वह उच्चतम ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाए। क्यूरी ताप क्या होता है, क्यूरी ताप वो होता है वैसा चुंबकीय पदार्थ, वैसा ताप, वैसा बाबू टेम्परेचर, वैसा ताप जिसमें क्या हो जाए, लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाए। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यानी 770 के ऊपर, 770 डिग्री के जो ऊपर होगा क्या होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ किसमें हो जाएगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो अनुचुंबकीय में। 770 डिग्री के ऊपर जाइएगा तो लौह चुंबकीय ताप अनुचुंबकीय में परिवर्तित हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो उसी को हम लोग क्यूरी ताप बोलते हैं। और लोहा लौह चुंबकीय कब होता है, तो 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो होता है लोहा जो होता है लौह चुंबकीय होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखेगा। अगर आपसे कभी भी पूछ देगा एग्जाम में क्यूरी ताप क्या होता है, तो वह उच्चतम ताप, वह उच्चतम ताप जिस पे लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरी ताप बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, यदि हम किसी लोहा, यानी आप देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते हैं, यदि किसी हम लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते हैं तो लोहा लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण एक निश्चित ताप पर नष्ट हो जाता है। यानी हमारे कहने का मतलब वही है, लोहा लौह चुंबकीय कितने के ताप पे होता है, तो 770 तक, 770 के नीचे तक ही। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर आएगा, ताप देंगे इसको, टेम्परेचर देंगे, क्या होगा, ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय में परिवर्तित हो जाएगा। वही बात लिखे हैं देखिए यहाँ पे कि यहाँ देखिए मान लीजिए किसी चुंबकीय पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, निश्चित ताप पर गर्म करते हैं तो उसका लौह चुंबकीय पदार्थ नष्ट हो जाता है तथा लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदलने लगता है। यानी कहने का मतलब 770 डिग्री के सेल्सियस के ऊपर ताप देंगे तो हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय में परिवर्तित होगा। याद हुआ कि नहीं, सही से कसम से बताइएगा याद हुआ कि नहीं आपको, सही से 100% याद हो गया होगा, 100% ये क्वेश्चन याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि लोहा लौह चुंबकीय कब तक है, जब तक 770 डिग्री के नीचे टेम्परेचर दीजिएगा, ऊपर बढ़ेगा अनुचुंबकीय में परिवर्तित हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है धारा घनत्व क्या है। देखिए
बाबू 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सीरीज चल रहा है, जल्दी से जल्दी करेंगे यहाँ पे। इसका ये पहला सीरीज है। यहाँ आप देख लीजिए धारा घनत्व क्या है, तो धारा घनत्व किसे कहते हैं, तो किसी चालक में इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होकर यहाँ आप देख लीजिए जितना विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। देख लीजिए कितना प्यारा डेफिनेशन है, कितना प्यारा, आपको 100% याद हो जाएगा। देखिए धारा घनत्व किसे कहा जाता है, तो किसी चालक में इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर जितना विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे ही हम लोग धारा का घनत्व कहते हैं। ये आपको याद रखना है बाबू, टाइम नहीं लेंगे, 100% राइट आंसर है। सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे, जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं सभी बच्चे इसको याद कर लीजिए। सुबह सुबह इसलिए सब्जेक्टिव हो रहा है क्योंकि आपके दिमाग में फटाफट जाएगा, फटाफट आपसे याद हो जाएगा। सभी बच्चे याद कर लीजिए। तो धारा घनत्व तो आप लोग समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग आगे अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन के आगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। इसका ऐसा ही मात्रा बाबू 4 से 5 बार। बहुत मस्त क्वेश्चन है, 4 से 5 बार ये आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई यूनिट को लिखिए। और बाबू देख लीजिएगा क्रैश कोर्स बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है आपका, यानी आप देखिए अगस्त खत्म हो जाएगा, सितंबर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। यहाँ देखिए क्रैश कोर्स में क्या होगा, आपको शुरू से एकदम शुरू से एक एक पॉइंट से पढ़ाया जाएगा। और वो क्लास कब चलेगा, तो वो क्लास चलेगा 2:15 पर। और उसमें जिसका तैयारी नहीं हुआ होगा 100% शुरू से जीरो से हीरो तक का तैयारी होगा, तो आप लोग वो क्लास कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई यूनिट लिखिए। तो बाबू विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। किसी एक आवेश, कोई एक चार्ज है, उसके दोनों चार्ज के बीच के जो दूरी होगा उसके गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ आप देखिए इसका एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट क्या होता है, तो कूलम इनटू मीटर होता है, यानी सीएम भी लिख सकते हैं, ऐसे सी गुणे एम भी लिख सकते हैं। यानी जो इसका ऐसा यूनिट होता है क्या होता है, कूलम इनटू मीटर होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश के जो बीच की दूरी होगी उसके गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखे। बाबू बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स, यानी यहाँ आप देखिए आपको बताना है क्या, आपको बताना है कि विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स, यानी विद्युत बल रेखाओं के आपको गुण लिखना है। तो देखिए पहला इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, तो यहाँ देखिए ये सदैव धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होता है। यानी इसमें क्या होता है, ये धन आवेश से कभी भी शुरू होगा, यहाँ पे किससे, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा, नेगेटिव पे क्या आते हैं, जाते जाते खत्म हो जाता है। अब यहाँ आप देखिए दूसरा है कि यह सदैव धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश तक समाप्त होता है। दूसरा हो गया यहाँ आप देखिए विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत गुजरती है। जो विद्युत बल रेखाएं हैं, जो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकल लाइंस फोर्स है, वो क्या होती है, चालक के यानी कंडक्टर हो उसके सतह के लंबवत गुजरती है, उसके सतह के लंबवत गुजरती है, कंडक्टर के लंबवत गुजरती है। ये आपको याद रखना है। यहाँ देखिए चौथा इसका क्या है कि विद्युत बल रेखाएं यहाँ देखिए चालक से होकर नहीं गुजरती है, माने चालक से होकर नहीं गुजरेगी, उसके सतह के लंबवत गुजरेगी, सतह के लंबवत गुजरेगी, लेकिन चालक से होकर नहीं गुजरेगी। ये आपको याद रखना है। तो ये इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स का कुछ प्रॉपर्टी था, विद्युत बल रेखाएं के ये कुछ प्रॉपर्टीज थे जिसको आपको याद कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट है, जितना आपको बताया जाएगा सब इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 5 नंबर की, प्रकाश के व्यतिकरण के शर्तों को लिखें। यानी आप देखिए प्रकाश के व्यतिकरण के कौन कौन से शर्त हैं, कौन कौन से शर्त है बाबू, कौन कौन से कंडीशन होते हैं, ये आपको लिखना है। तो बाबू यहाँ आप देख लीजिए द कंडीशन ऑफ इंफ्रारेड ऑफ लाइट्स, यानी आप देखिए प्रकाश के व्यतिकरण के शर्त को लिखें। पहला शर्त क्या है बाबू, यहाँ आप देखिए प्रकाश के 2 कला संबंध स्रोत होने चाहिए, प्रकाश के 2 कला संबंध स्रोत
होने चाहिए। दूसरा यहाँ देखिए प्रकाश स्रोत को एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए। जो प्रकाश स्रोत होना चाहिए एक वर्ण में प्रकाश स्रोत होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तीसरा यहाँ देखिए दोनों कला संबंध एक दूसरे के काफी करीब होना चाहिए। दोनों कला संबंध होना चाहिए वो एक दूसरे के काफी करीब होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए थॉम्सन प्रभाव क्या है बाबू, देखिए क्वेश्चन वो है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि थॉम्सन प्रभाव क्या है। थॉम्सन प्रभाव बाबू क्या लिखा है, थॉम्सन प्रभाव। देखिए हम आपको समझाते हैं थॉम्सन प्रभाव क्या होता है। तो जब एक आसमान, यहाँ देखिए जब एक असमान गर्म कंडक्टर के माध्यम से धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो यहाँ आप देख लीजिए जब असमान गर्म कंडक्टर से के माध्यम से अगर हम धारा यानी आप देखिए इलेक्ट्रिकल को, यहाँ देखिए करंट को प्रभावित करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, धारा के प्रवाह की दिशा धारा के आधार पर कंडक्टर की लंबाई के साथ गर्म विकसित या अवशोषण होती है। इस प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, थॉम्सन प्रभाव कहा जाता है। देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझाते हैं कि जब एक असमान यहाँ देखिए गर्म कंडक्टर के माध्यम से धारा को प्रवाहित किया जाए, असमान गर्म कंडक्टर के माध्यम से करंट को प्रवाहित करेंगे, धारा को प्रवाहित करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए जो धारा में प्रवाहित दिशा होगी उसके आधार पर कंडक्टर के लंबाई के साथ जो गर्म विकसित होगा वो क्या हो जाएगा, जो गर्मी होगा, जो लंबाई के साथ जो एनर्जी यानी यहाँ पे देखिए जो गर्मी होगा वो विकसित हो जाएगा, ये क्या होगा, अवशोषित यानी अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, थॉम्सन प्रभाव। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, 6 का यहाँ पे राइट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि आप देखिए एनालॉग या डिजिटल संकेत क्या होता है। एनालॉग संकेत डिजिटल संकेत में अंतर लिखे, ये क्वेश्चन आएगा, या तो पूछेगा कि एनालॉग या डिजिटल संकेत आखिर होता क्या है। तो हम आपको बताते हैं एनालॉग संकेत क्या होता है। तो एनालॉग संकेत क्या होता है, समय के साथ लगातार परिवर्तन करने की क्रिया वाले सिग्नल यानी आप देखिए संकेत को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। समय के साथ जो परिवर्तित हो जाए, समय के साथ बदल जाए, समय के साथ परिवर्तित होने वाले सिग्नल को एनालॉग सिग्नल, देखिए कितना आसान है, समय के साथ परिवर्तित हो जाए जो सिग्नल उसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं। इस सिग्नल में समय के साथ भी आप देखिए वैल्यू के मान में भी परिवर्तन होता है, यानी कहने का मतलब कि यह सिग्नल समय के साथ भी वैल्यू के परिवर्तन होने में सक्षम है, यानी बदलने में। इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, ध्वनि आता है, तापमान, थर्मामीटर इत्यादि, ये सब इसके अंतर्गत आता है। किसके, तो एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, तो ऐसा सिग्नल जो समय के साथ परिवर्तित हो जाए उसे यहाँ देखिए एनालॉग सिग्नल कहते हैं। अब आया यहाँ पे डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल किसे कहते हैं, ये देखिए डिजिटल सिग्नल क्या है, तो डिजिटल सिग्नल या संकेत है जो यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, असंतत मूल्य के क्रमों के हिसाब से डेटा को प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि यह क्या होते हैं, यह एक से ऐसा संकेत है जिसके समय के साथ यहाँ देखिए असतत स्तर होते हैं। यानी कहने का मतलब डिजिटल संकेत किसे कहते हैं, तो डिजिटल संकेत एक ऐसा संकेत है जो असत्य यानी आप देखिए मूल के क्रमों के हिसाब से डेटा प्रदर्शित करता है। असतत के मूल के क्रम के हिसाब से अपने डेटा को प्रदर्शित करता है। मतलब कि यह एक ऐसा संकेत है जो समय के साथ असतत स्तर होता है, यानी आप देखिए समय के साथ बदलेगा लेकिन असतत स्तर पे बदलेगा, ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ आप देख लीजिए क्वेश्चन कि भू तरंगे क्या है। अब बताने बाबू बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि भू तरंगे क्या है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भू तरंगे क्या है। बाबू भू तरंगे क्या होती है, तो पृथ्वी के सतह से गुजरने वाली जितने भी तरंगे होती हैं उसे हम लोग भू तरंगे कहते हैं। भू मतलब क्या होता है बाबू, यहाँ पे ग्राउंड होता है। भू तरंगे यानी ग्राउंड वेव, मालूम चले ग्राउंड का मतलब क्या, जमीन, यानी जमीन के सतह से गुजरने वाली जितनी भी तरंगे होगी उसे हम लोग भू तरंगे कहेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे भू तरंगे क्या है, तो भू तरंगे संचार में रेडियो तरंग पृथ्वी की सतह से गुजरती है। पृथ्वी की सतह से गुजरने वाली रेडियो तरंग को ही हम लोग भू तरंग कहते हैं। ये ऐसे आपको लिखना है। कैसे लिखना है हम आपको बता रहे हैं। देखिए भू तरंग किसे कहते हैं, तो भू तरंग संचार में रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह से गुजरती है। पृथ्वी की सतह से गुजरने वाले रेडियो तरंग को ही हम लोग भू तरंग कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसे ही हम लोग ग्राउंड वेव कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है कि नाभिकीय बल क्या है, इसके 2 गुण लिखे। आपको बताना है कि नाभिकीय बल आखिर होता क्या है। यहाँ पे आपको बताना है नाभिकीय बल क्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए नाभिकीय बल क्या होता है। नाभिकीय फोर्स यानी आप देखिए न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ये आपको बताना है। तो नाभिकीय बल क्या होता है, तो नाभिक के भीतर उपस्थित वह प्रबल आकर्षण बल जो न्यूक्लियन किसे कहा जाता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिसमें एक साथ हो उसे न्यूक्लियन कहा जाता है।
न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? तो जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हो साथ में, उसे क्या कहेंगे बाबू? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हो साथ में, उसे न्यूक्लियन कहेंगे। तो नाभिकीय बल क्या है? तो नाभिकीय बल के भीतर उपस्थित वह प्रबल आकर्षण बल है जो न्यूक्लियन यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को परस्पर बांधे रखता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय बल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। वैसा प्रबल आकर्षण बल या वैसा नाभिक, ऐसे भी लिख सकते हैं, नाभिक के भीतर उपस्थित वह प्रबल आकर्षण बल जो न्यूक्लियन के बांधे रहता है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधे रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं नाभिकीय बल। ये आपको याद रखना। अब देखिए इसके गुण पूछा है, तो बाबू इसके प्रॉपर्टीज क्या है? तो देखिए नाभिकीय बल आकर्षण बल होता है। नाभिकीय बल जो होता है आकर्षण, अपनी तरफ खींचने वाला बल होता है। अब देखिए नाभिक बल यहाँ देखिए अत्यंत लघु परासी होता है। जो नाभिक का बल होता है वो अत्यंत लघु परासी का होता है, छोटा होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला है कि नाभिकीय बल वैद्युत तथा अगुरुत्वीय होता है। जो नाभिकीय बल होता है वैद्युत होता है और अगुरुत्वीय होता है। ये आपको बाबू याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल होता है। जो नाभिकीय बल होगा वो प्रबल होता है, मजबूत होता है, ये भी आपको याद रखना है। छोटा होता है लेकिन मजबूत होता है। अगला यहाँ आप देखिए क्वेश्चन है 10 नंबर की चालक की प्रतिरोधकता क्या है? इसकी ए सही मात्रक को लिखें। जल्दी से जल्दी बाबू इसको समझिए, एक बार शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए सभी बच्चे। चलिए चालक की प्रतिरोधकता क्या है? चलिए जल्दी जल्दी समझते हैं। तो चालक की प्रतिरोधकता क्या है? तो बाबू किसी चालक का यहाँ देखिए प्रतिरोध R तथा चालक की लंबाई यहाँ देखिए L के समानुपाती तथा चालक के तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो चालक का प्रतिरोध बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है। क्या बाबू? यहाँ पे देख लीजिए, चालक का प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो किसी चालक का प्रतिरोध R तथा उसकी चालक की लंबाई L तथा यहाँ देखिए समानुपाती हो और चालक के तार के अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल होता है जिसको ए से सूचित किया जाता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसे हम लोग को क्या बोलते हैं? तो चालक का प्रतिरोध, यहाँ देखिए क्या बोलते हैं? चालक का प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए विभव मापी के सिद्धांत को लिखें, यानी आपको बताना है कि विभव मापी के सिद्धांत कौन कौन से है, ये आप लोग बता दीजिए। विभव मापी के सिद्धांत कौन कौन से है? तो वो विभव मापी के सिद्धांत लिखें, यानी इसका सिद्धांत को लिखना है। तो विभव मापी का सिद्धांत क्या है? तो जब एक समान अनुप्रस्थ काट के एक चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके किसी भाग पर विभव पात उस भाग के लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, उसे ही हम लोग विभव मापी का सिद्धांत कहते हैं। देखिए क्या है, विभव मापी के सिद्धांत को लिखे तो जब एक समान अनुप्रस्थ काट के एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके किसी भाग पर विभव पात उस भाग के लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विभव मापी। अगला यहाँ आप देखिए पोलेराइड क्या है? अब यहाँ पे पूछा गया, देखिए कितनी बार पूछा गया कि पोलेराइड क्या होता है? 19, 11, 17, 18। पोलेराइड क्या है? पोलेराइड क्या होता है? तो पोलेराइड एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें संरचना यहाँ देखिए रचनात्मक शोषण द्वारा यहाँ देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। यानी यहाँ पे आपको ये बताना है पोलेराइड क्या होता है। तो पोलेराइड एक ऐसी व्यवस्था होती है जिससे रचनात्मक शोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पोलेराइड। अब यहाँ देखिए इसका उपयोग चश्मे के रूप में किया जाता है। पोलेराइड का उपयोग धूप से बचने के लिए चश्मे में किया जाता है। अब देखिए इसका उपयोग बाहर से आने वाली तीव्र प्रकाश को नियंत्रित करने में किया जाता है, यानी बाहर से जो तीव्र प्रकाश आती है उसको नियंत्रित करने में हम पोलेराइड का उपयोग करते हैं। रेलगाड़ियों में एवं हवाई जहाजों में खिड़कियों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? पोलेराइड का। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गॉस का प्रमेय। आपको बताना है गॉस का प्रमेय क्या है। गॉस का प्रमेय क्या होता है ये बताना है। देखिए गॉस का प्रमेय क्या है? तो इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में बंद तल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फलक उस तल के भीतर उपस्थित आवेश का क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे गॉस का प्रमेय बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग इसको याद रखिएगा। कैसे क्वेश्चन है, गॉस का प्रमेय क्या है? तो इस नियम के अनुसार किसी भी विद्युतीय क्षेत्र के बंद तल से क्या होता है? होकर जब धारा गुजरती है तो कुल विद्युत फ्लक्स उसके तल के भीतर कुल आवेश का क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है, उसे क्या बोलते हैं? गॉस का प्रमेय बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि विद्युत परिपथों के लिए अध्यारोपण सिद्धांत को लिखे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। यहाँ पे विद्युत परिपथ के लिए अध्यारोपण सिद्धांत आपको लिखना है। देखिए कैसे लिखिएगा? तो विद्युत परिपथों के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी रेखीय परिपथ के किसी शाखा में कुल धारा का मान
प्रत्येक स्रोत द्वारा अकेले कार्य करते हुए उस शाखा में प्रवाहित धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, उसे हम लोग क्या विद्युत परिपथ के बीजगणितीय सिद्धांत है, उसी को उसको सिद्धांत कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। कैसे, यहाँ आप देख लीजिए कैसे याद रखिएगा कि विद्युत परिपथ के लिए अध्यारोपण सिद्धांत क्या है। तो विद्युत परिपथ के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी रेखीय परिपथ के किसी शाखा में कुल धारा का मान प्रत्येक स्रोत द्वारा अकेले कार्य करते हुए उस शाखा में प्रवाहित धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, उसे हम लोग विद्युत परिपथ के लिए अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। और इसका ये सिद्धांत होता है, आपको इसे याद कर लेना है। अगला यहाँ देखिए 15 नंबर, आकाशीय तरंग क्या है। आपको बताना है बाबू आकाशीय तरंग आखिर क्या होता है। आकाशीय तरंग बाबू यहाँ देखिए स्काई वेव, यहाँ देखिए आकाशीय तरंग क्या होता है, स्काई वेव क्या होता है। तो वे तरंग जो यहाँ देखिए प्रेषक एंटीना से सरल रेखा में चलकर संचार या यहाँ देखिए क्या चलकर संचार उपग्रह से परिवर्तित होकर अभिग्राहक एंटीना तक पहुंचते हैं, उसे ही हम लोग यहाँ कहते हैं आकाशीय तरंग कहते हैं, स्काई वेव कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, आकाशीय तरंग क्या होता है। तो देखिए आकाशीय तरंग वे होता है कि वे तरंगे जो प्रेषक एंटीना से सरल रेखा में चलकर या संचार होकर संचार उपग्रह में जाता है और फिर ऊपर से क्या होता है परिवर्तित होकर जो अभिग्राहक है, जैसे हम लोग यूज करने वाले यहाँ देखिए उन तक एंटीना तक पहुंचता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं बाबू आकाशीय तरंग, स्काई वेव। इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। इसकी जो आवृत्ति प्रकाश होती है 30 Hz से 300 MHz होती है, 30 Hz से 300 MHz होती है, ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखें। द प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बाबू यहाँ पे याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको तो बता दिए, चलिए क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे ये इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चों के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका जल्दी से जल्दी ले लीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे विद्युत फ्लक्स क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। देखिए विद्युतीय फ्लक्स किसे कहा जाता है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग उस पृष्ठ का विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। ये आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ आप देख लीजिए क्वेश्चन कि पीएन जंक्शन डायोड किसे कहते हैं। यानी अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पीएन जंक्शन डायोड किसे कहा जाता है, ये आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो पीएन जंक्शन डायोड किसे कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो पीएन जंक्शन डायोड किसे कहते हैं, तो जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है तो वैसा व्यवस्था को हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि जब पीएन जंक्शन डायोड किसे कहा जाता है, तो जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है तो वैसे व्यवस्था को हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। ये आपको बाबू याद कर लेना है। अगला यहाँ आप देखिए 19 नंबर के पी प्रकार के अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। तो बाबू आपको तो ये पता होगा पी प्रकार का अर्धचालक क्या है। तो किसी भी शुद्ध अर्धचालक में हम लोग क्या त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिला देते हैं, तो जो मिश्रित यहाँ पे देखिए अर्धचालक बनेगा, जो सेमीकंडक्टर बनेगा हमारा, वो पी टाइप अर्धचालक कहलाएगा। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्रांति कोण किसे कहते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन का पहला सीरीज यहाँ पे समाप्त होता है, मात्र 4 क्लास में 100 सब्जेक्टिव आपका क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन है कि क्रांति कोण किसे कहते हैं। तो क्रांति कोण किसे कहते हैं, तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाती है, उसे क्रांति कोण कहते हैं। कहने का मतलब आपतन कोण की वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाती है, उसे क्रांति कोण कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो बाबू सबसे पहले ये बताइए कि ये क्लास आपको सबसे पहले कैसा लगा। जितने भी सारे हैं सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे कि ये क्लास कैसा लगा, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए सभी बच्चे लाइक भी कर दीजिएगा। सभी बच्चों को लाइक भी करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े जुड़ जाना है, और सभी बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट भी देना है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा तभी पता चलेगा कैसे टेस्ट देना है। तो मिलते हैं इसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।